अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आज मैं आपसे जो है वो ड्रॉन एडिटोरियल और ओपिनियन में कोई जो ईडियम्स और फ्रेजेस आए थे वो मैं आपसे शेयर करूंगा और साथ वो ओपिनियन में किस तरीके से वो यूज़ हुए हैं तो वो भी हम देखेंगे। अच्छा, कल मैंने आपसे अपना जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 100 रुपीज़ पर मंथ वाला पेड ग्रुप, तो उसकी थोड़ी डिटेल शेयर की थी। तो लोगों ने पूछा था कि क्या यूट्यूब पे और यो व्हाट्सएप पे सेम चीज़ शेयर होती हैं वीडियोज़। तो व्हाट्सएप पे जो है ना वो ज़्यादा वीडियोज़ शेयर होती हैं, तकरीबन ऐसी 20 से 22 वीडियोज़ शेयर होंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो लेकिन यूट्यूब पे हैं वो सारी नहीं होती। अच्छा, चलते हैं आज के हम ईडियम और फ्रेजेस की जानिब। अच्छा, पहला जो आज हम देखेंगे वो है आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स ये होता है कि जब कोई आप कोई चीज़, कोई मसला हो या कोई भी काम आप करो ना वो नए तरीके से अंजाम दो। जिस तरह अगर मैं इसमें देखें, ये है थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज़ मेटाफर दैट मीन्स टू थिंक डिफरेंटली। जब आप अलग तरीके से सोचते हो, अनकन्वेंशनली। कन्वेंशनली तो ये होता है ना कि जो सारे एक तरह सोच रहे हैं आप भी उसी तरह सोचो, लेकिन अगर आप उससे कोई जिद्दत लेके आओ, अलग कोई तरीके से जो है ना वो काम अंजाम देने की कोशिश करो, तो हम कहते हैं कि जी इस बंदे ने जो है वो आउटसाइड द बॉक्स जाके जो है वो सोचा है, प्लानिंग बनाई है। और आगे हम क्या देख सकते हैं, और फ्रॉम अ न्यू परस्पेक्टिव दिस फ्रेज ऑफन रेफर्स टू नॉवल और क्रिएटिव थिंकिंग। जब कोई खासतौर पर अगर आप देखें ना, मार्केटिंग में हम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि भाई जी अगर आपने कोई नया ऐड बनाना है या क्या, तो वो कहा जाता है कि भाई आउटसाइड द बॉक्स जाके सोचो, ताकि एकदम जो है वो कस्टमर्स तक आइडिया जो है वो क्लिक करे। तो ये तो हमारे पास का जनरल मीनिंग हो गया। और ये जो मैंने इसमें ओपिनियन में लिया है 25 जुलाई का, ये मैंने साथ मेंशन भी कर दिया कि अगर आपने पढ़ना हो तो ओपिनियन भी आप जाके पढ़ सकते हैं। इरफान हुसैन का जो आउट ऑफ द बॉक्स के नाम से ही जो ओपिनियन छपा है 25 जुलाई को, तो वहाँ से मैंने ये उठाया है ईडियम। तो उसमें क्या कहते हैं इरफान हुसैन साहब, उन्होंने कहा आर प्राइम मिनिस्टर इज़ फॉन्ड ऑफ रिपीटिंग दैट वी मस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स। उनका हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो क्या है, वो उनको ये इज़ फॉन्ड ऑफ रिपीटिंग, यानी कि वो उन्हें पसंद है क्या करना, कि इस चीज़ को रिपीट करना, बार बार कहना कि डेट वी मस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि हमें जो है वो सोचना चाहिए आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि बड़ा क्रिएटिवली सोचना चाहिए, कोई नई बात सोचनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो जिस तरह पुराने तरीके से जो है ना वो मसाइल हल करें। उन्होंने कहा हमें कुछ नया लेके आना चाहिए। लेकिन राइटर क्या कह रहे हैं, द प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट यू फर्स्ट हैव टू थिंक विद इन इट। लेकिन एक तरीके से तंजिया तौर पर जो है ना, राइटर कह रहे हैं कि मसला ये है कि सबसे पहले तो जो है ना वो आपको सोचना चाहिए विद इन इट, कि क्योंकि देखें अगर आपने कोई एक मसला है और उसका जो मतलब आपको लगता है कि ये सोल्यूशन होना चाहिए, तो अगर आपने वो कर लिया हो और फिर वो ना हो रहा हो, तो फिर तो आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, कोई नई तरीके से कोई उस मसले का हल सोचें। लेकिन राइटर ने एक तरीके से तंजिया ये कहा है कि भाई हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो ये कहते रहते हैं कि हमें आउटसाइड द बॉक्स सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कम अज़ कम जो है हम पहले विद इन इट तो देख लें, जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं कि ये मसाइल हैं, इसका ये हल होगा, तो हमें पहले उसको तवज्जो देनी चाहिए। और ये आउटसाइड द बॉक्स वाली बात तो बाद में आती है। तो ये हमारे पास आज का पहला इडियम था, आउटसाइड द बॉक्स सोचना, यानी कि क्रिएटिवली सोचना, कोई नई चीज़ लेके आना। अच्छा, दूसरा इडियम हमारे पास है इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स ये होता है कि जब आप एक काम जो है वो मुकम्मल कंटिन्यूसली ना करो, रुक रुक के करो ना, बीच में कोई वक्फा आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बंदा जो काम कर रहा है वो इन फिट्स एंड स्टार्ट्स कर रहा है। जिस तरह मैं दिखाऊँ, टू डू समथिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स इज़ टू डू इट इंटरमिटेंटली और स्पोरेडिकली। इंटरमिटेंटली क्या होता है, कोई काम वक्फे वक्फे से करना है ना, आप लगातार ना करो। एग्जाम्पल मैंने दिया, एक जनरल सेंटेंस दिया, उसके बाद हम देखेंगे ये ओपिनियन में कैसे यूज़ हुआ है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें, Barber has been working on his master's thesis in fits and starts. He needs to work on it consistently. उन्होंने कहा बाबर जो है वो काम कर रहा है अपने मास्टर्स की थीसिस पे इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा कि रोज़ वो थीसिस पे कर रहा है, वो कुछ देर काम कर रहा है फिर रुक जाता है, फिर कर रहा है फिर रुक जाता है। तो इसलिए वो अपने मास्टर्स थीसिस पे क्या इन फिट्स एंड स्टार्ट्स काम कर रहा है। और साथ क्या आगे लिखा है, ही नीड्स टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली, क्योंकि उसको जो है वो मुस्तकिल तौर पर काम करना चाहिए थीसिस पे, ताकि वो जो है उसको मुकम्मल कर सके। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि कोई काम जो है अगर आप मुकम्मल तौर पे ना कर रहे हो, रुक रुक के कर रहे हो, वक्फे के साथ कर रहे हो, तो हम कहते हैं इन फिट्स एंड स्टार्ट्स काम हो रहा है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, अच्छा एक और हम देख लेते हैं गट फीलिंग, और उसके बाद जो है ना वो हम देखते हैं कि ओपिनियन में कैसे यूज़ हुआ है। गट फीलिंग ये होती है कि जब आप कोई लॉजिक की बेस पे कोई फैसला ना करो, तो बस आपको लगता है कि भाई ये फैसला सही है, तो जिस तरह आपने देखा होगा कहते हैं कि बस दिल कर रहा था ये करना है तो हमने कर लिया, तो गट फीलिंग है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते हैं, ना आप पिच देखते हैं, ना आप कोई हिस्ट्री देखते हैं, बस आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज मुझे पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो उसके पीछे कोई क्या रैशनल कोई नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस आप कहते हो कि मेरी फीलिंग ये आ रही है कि आज हमने ये करना है, तो आप वो काम कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं गट फीलिंग। इस तरह अगर आप देखें, एन इंस्टिंक्ट और
tuition, an immediate or basic feeling or reaction without a logical rationale. ऐसी चीज़ जिसका कि logical rational नहीं होता. Don't think too hard about the answers to a personality test. Just go with your gut feeling. तो मतलब ये क्या है कि जब आप बगैर सोचे समझे बगैर किसी लॉजिक के कोई फैसला आप करते हो कहते हैं बस ये करना है, तो उसको हम कहते हैं कि गट फीलिंग पे आपने फैसला किया है. अच्छा, अब हम इसको इन फिट्स एंड स्टार्ट्स और गट फीलिंग को जो है ना वो हम देखते हैं. ये मैंने ब्लू में किया हुआ है जो मैं इसके ओपिनियन के से सेंटेंसेस उठाता हूँ. अच्छा, इन दो को हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने इसमें कैसे यूज़ किया है ओपिनियन में. अब ये मैंने लिया है वायरल वर्डिक्ट फहाद हुसैन का ओपिनियन है, ये 25 जुलाई को आया है. ठीक है, उसमें इन्होंने एक कोरोना वायरस के बाद वाली सूरत हाल है उस हवाले से बात की है. तो उन्होंने कहा कि इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, अच्छा यानी कि कोई काम ऐसा किया गया है जो कि लगातार नहीं किया गया, वक्फे से किया गया, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स किया गया है. और उसमें क्या हुआ है, द सेंटर एंड प्रोविंसेस लर्ज फ्रॉम ऑप्शन टू ऑप्शन. उनका सेंटर वफाक और प्रोविंसेस सूबे लर्ज फ्रॉम ऑप्शन टू ऑप्शन, यानी कि वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को यूज़ करते रहे क्या करने के लिए, बेसिक डिसीजन मेकिंग ऑन फैक्टर्स डेट वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ गट फील. और उन्होंने अपने जो फैसले किस बुनियादों पे किए, किन उस पर अवामिल पे किए कि यो कॉम्बिनेशन थे गट फील का. यानी कि उन्होंने कोई एक तरीका नहीं अपनाया कि वो जो कॉम्बिनेशन था वो क्या चीज़ था जिस पे सेंट्रल प्रोविंसेस ने जो है ना वो ऑप्शन इस्तेमाल की, या वो कॉम्बिनेशन थी गट फील के, या थी वो पार्टिजन पॉलिटिकिंग की, या प्रिवेलिंग ट्रेंड्स की. तो मतलब इस सारे कोरोना वायरस के बाद वाले इशू को सॉल्व करने के लिए ना, तो कभी तो क्या यूज़ हुआ गट फील के, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये करना चाहिए, या यहाँ से हमें वो लॉकडाउन करना चाहिए, या जो भी आपने स्टेप्स लेने थे कि SOPs क्या होने चाहिए. तो एक कोई या तो उन्होंने गट फील के साथ वो लिए डिसीजन, या पार्टिजन पॉलिटिकिंग थी जिस तरह आपने देखा कि सिंध और पंजाब का काफ़ी इशू चलता रहा, तो या उस बुनियाद पे फैसले लिए गए, या प्रिवेलिंग ट्रेंड्स के जो भी ट्रेंड चल रहा था कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप बिल्कुल उस तरह उन्होंने प्रिवेलिंग ट्रेंड्स के साथ लेके चले. ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या सेंटर और प्रोविंसेस जब डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर रहे थे. लेकिन उन्होंने कहा ये क्या थी, दिस हॉच पॉच पॉलिसी लेड टू हॉच पॉच रिजल्ट्स. हॉच पॉच क्या होता है कि आप बड़े कंफ्यूज हो, क्योंकि देखें अगर आप कंफ्यूज ना हो फिर तो आपको पता है कि हमने क्या करना है, कोरोना वायरस के से हमारी स्ट्रेटजी है क्या होनी चाहिए, कोई एक फैक्टर होना चाहिए. जब आप अपने साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शन बना लो कि अब प्लान A, प्लान B, प्लान C बना लो कि भाई ये फेल हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वो बात करें कि हुकूमत जो थी वो क्या थी, कंफ्यूज थी, उसको पता नहीं था कि मैंने करना क्या है. वो कभी गट फील के पे डिसीजन ले रही है, कभी पार्टिजन पॉलिटिकिंग हो रही है, कभी क्या प्रिवेलिंग ट्रेंड्स को देख के फैसले लिए जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा ये पॉलिसी भी क्या थी, हॉच पॉच थी. हॉच पॉच होता है कि आप बड़े कंफ्यूज स्टेट में कोई फैसले ले लो ना, आपको कोई क्लैरिटी ना हो, आपके ऑप्शन इतनी ज़्यादा आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या है. आप सारी ऑप्शन लो कि चलो भाई जिस तरह होता है कि जी कोई चीज़ तो चलेगी, आप कोई तो तुक्का चलेगा आपका. तो उन्होंने कहा ये थी ना, ये हॉच पॉच पॉलिसी थी कि बड़ी कन्फ्यूज स्टेट में आके ली गई पॉलिसी थी कि आप एक माइंड में क्लियर नहीं थे. तो लेड टू, तो मतलब ये वो पॉलिसी थी जिसमें आप क्लियर नहीं थे, तो उससे क्या हुआ, लेड टू, उसका नतीजा क्या निकला, टू हॉच पॉच रिजल्ट. ज़ाहिर है जब आप एक डिसीजन ऐसी बुनियाद पे लोगे जो जिसमें आप क्लैरिटी नहीं होगी तो उसके नताइज भी कोई अच्छे नहीं होंगे. तो ये इसमें हमारे पास यूज़ हुआ है इन फिट्स एंड स्टार्ट्स ले लिए कि मतलब कि हुकूमत कभी कुछ स्टार्ट कर लेती थी, कभी कुछ स्टार्ट कर लेती थी वक्फे से, कि अभी गट फीलिंग की बुनियाद पर जो है वो डिसीजन लिया जा रहा है, फिर कुछ देर बाद क्या है फिर रुक गए हैं, फिर वो पार्टिजन पॉलिटिक्स पे आए हैं, और फिर प्रिवेलिंग ट्रेंड्स पे आए हैं. ये इन फिट्स एंड स्टार्ट्स हो गया, और बीच में यहाँ पे आप देखें गट फील लिखा हुआ है कि वो उन्होंने डिसीजन जो अपने लिए वो गट फील के बुनियाद पे लिए. तो ये वायरल वर्डिक्ट पे आप पढ़ सकते हैं. फहाद हुसैन का 25 जुलाई को आज जो है वो पब्लिश हुआ है. अच्छा, अब ये एक 24 जुलाई को पब्लिश हुआ है बांग्लादेश फ़ोन कॉल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो एडिटोरियल है, आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो इसको ज़रूर पढ़िएगा. अच्छा, उसमें क्या इन्होंने बयान किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बांग्लादेश फ़ोन कॉल इसमें है क्या, तो उसके बाद फिर जो है ना वो हम देखते हैं. पहले हम इसमें जनरल मीनिंग देख लेते हैं, और फिर उससे पहले मैं आपसे ना इसका जो एडिटोरियल है उसकी भी थोड़ी समरी शेयर करता हूँ. अच्छा, ऑलिव ब्रांच. ऑलिव ब्रांच ये होता है कि जब आप कोई एक काम करो तो और क्या है उसमें आप शो करो कि आप जो है ना वो जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हो. द ऑलिव ब्रांच इज़ ऑफन यूज्ड एज अ साइन मीनिंग पीस. ठीक है, आपका कोई मसला चल रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो वहाँ पे अगर आप कहोगे जी ऑलिव ब्रांच जब वहाँ पे यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि आप जो है वो जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं. ठीक है, इसको इस तरह यूज़ करते हैं. एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, ही एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच टू कम्युनिटी लीडर्स बाय ऑफरिंग टू मीट देम. ठीक है, एक ये ऑलिव ब्रांच हो गया.
और एक तरह का क्या होता है, ये सिंबल ऑफ पीस होता है। और उसके बाद एक और आप एक्सप्रेशन देखें, वो है शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट ये होता है कि जब आप लिटिल अटेंशन और कंसिडरेशन इन डीलिंग विद अ पर्सन और मैटर, जब कोई एक मैटर हो, कोई मसला हो, कोई तो उसको क्या है, आप उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दो, उसको कंसिडर ना करो, उसको ज़्यादा सोचो ना, ठीक है, आप बिल्कुल उसको इग्नोर करो ना, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट श्रिफ्ट। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी इसके बैकग्राउंड दूँ। बांग्लादेश फ़ोन कॉल, ये एडिटोरियल आया था, तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। इसकी मैं आपको समरी दे देता हूँ, फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में यूट्यूब पे पूछ लीजिएगा मुझसे कुछ। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो थे ताल्लुकात, वो काफ़ी मतलब अच्छे नहीं रहे थे। ख़ास तौर पे जब से इन्होंने कहा कि 2009 में जो है वो शेख हसीना वाजिद जो है वो हमारे पास क्या थी, प्राइम मिनिस्टर है तब। जब ये सेकंड टर्म इसने अपनी स्टार्ट की थी, कब, 2009 में शेख हसीना वाजिद ने। तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि हमारे ये हालात, ये ताल्लुकात हैं ना दोनों ममालिक के, वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और उसमें उन्होंने एग्जांपल क्या दी है, उन्होंने दी है कि जी इसने ना वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया था, इस किसने, हसीना वाजिद ने, कि वो री एग्जामिन करें कि जो इवेंट्स 1971 के, ठीक है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान है काफ़ी एक तरह की सदमहरी थी, लेकिन उन्होंने कहा लगता है कि अब आपस में कोई एक तरीके से जमूत तारी था ना, और लोग ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने कहा वो कुछ बेहतरी आ रही है, और वो बेहतरी किस तरह आ रही है कि इमरान खान ने जो है ना वो कॉल की है, फ़ोन कॉल की है किसे, शेख हसीना को, वेडनेसडे वाले दिन। और फिर साथ उन्होंने इस बात का जो है ना वो इशारा दिया है कि वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के, साउथ एशियन जो ममालिक हैं उनके दरमियान जो है वो ताल्लुकात वो थोड़े बेहतर हों। और साथ उन्होंने कहा कि जी हम कमिटेड हैं कि हम अपने जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ उनको बेहतर बना सकें, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि इमरान खान ने जब इसको हसीना वाजिद को कॉल की, तो फिर उन्होंने कहा उन्हें कि जी हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है ना वो क्या है, ताल्लुकात में बेहतरी हो, और साथ क्या पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो। फिर साथ उन्होंने 1971 का भी हवाला दिया है कि ठीक है, एक वो बाब है, तारीख़ बाब है हमारी हिस्ट्री का, जिसके नतीजे में जो है वो हमारे पास बांग्लादेश यहाँ से अलहदा हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि उसके बाद जो है ना, कि इस बात के बावजूद के ये ट्रेजिक इवेंट्स थे जिसकी बुनियाद पे जो है ना इस मुल्क से हमें वो अपना एक हिस्से से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं वो शेयर करते हैं कॉमन हिस्ट्री और एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो कोई दूसरे ममालिक है ना वो हमारे जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें। और साथ ही उनका इसमें ये भी कहना था कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों जो ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। उनका ये तभी हो सकता है कि जब हम एक ऐसा रिलेशनशिप कायम करें जो बेस हो किस पे, ट्रस्ट पे और रिस्पेक्ट पे। और उन्हें कहा हम इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें कि वो जो थर्ड पार्टीज़ कोशिश कर रही हैं कि इन दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको क्या किया जाए, उसको डिरेल किया जाए, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा, और उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस यूज़ हुआ है, मैंने आपसे ये ब्लू में आया हुआ है, तो उन्होंने कहा ये सारी बातें करने के बाद कि इमरान खान ने किस तरह कोशिश की कि जी हम फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। लेकिन उन्होंने कहा ये जो बातें इमरान खान ने की हैं कि ठीक है एक अमन का पैगाम दी है, लेकिन इस को जो है ना वो कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए पाकिस्तान की। जिस तरह अगर पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं फिर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा मिस्टर खान्स ऑलिव ब्रांच शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। उन्होंने कहा मिस्टर खान के क्या है ऑलिव ब्रांच, यानी उन्होंने एक तरह आप कहें कि पहल की है अमन की तरफ फ़ोन करके। तो ये जो इमरान खान का अमल है मिस्टर खान्स ऑलिव ब्रांच, इसको नहीं क्या है, शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। तो उसे ये नहीं दिया जाना चाहिए कि आप इसको बिल्कुल अहमियत ही ना दो, कि आप कहोगे बस ठीक है कि ये रस्मी कार्रवाई थी कि इमरान खान ने जो है वो सिर्फ बात कर दी कि ठीक है अमन होना चाहिए और दोनों ममालिक को साउथ एशियन स्टेट से उनको करीब आना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये अमन का पैगाम है इमरान खान की जानिब से, उसको क्या है सीरियस लेना चाहिए, और ये नहीं कि उसको दूसरी तरफ भी जो है ना बांग्लादेश साइड से जो है उसको बिल्कुल उस पर क्या कोई अटेंशन ना दी जाए और बिल्कुल इसको एक रस्मी फ़ोन कॉल समझा जाए। तो बेसिकली ये इनका कहना था कि मिस्टर खान्स ऑलिव ब्रांच शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। अच्छा, ये मैंने आज आपसे 5 इडियम शेयर किए हैं, ठीक है। साथ मैंने आप वो मेंशन भी कर दिए हैं, एडिटोरियल और ओपिनियन।
जो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने चाहिए, और जिस तरह मैंने आपको कहा खासतौर पे आपका ये लास्ट वाला था बांग्लादेश फ़ोन कॉल 24 जुलाई 2020, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी वही जिस तरह मैंने आपको कहा था कि व्हाट्सएप वाला ये मेरा ग्रुप है, तो वहाँ पे मैं इस तरह की वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, तो अगर वो आपने ज़्यादा वीडियोस ऐसी देखनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कल डिटेल दी थी, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।